अब जाइलम से रिलेटेड हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, एक होती है हार्टवुड, एक होती है सैपवुड. In older trees, many chemical and physical changes occurs in the ring of xylem towards the center of the stem. The conducting cell become blocked, parenchyma cells die, while pigment resins, channels, and gums are deposited. When these changes take place, xylem become non-functional for transport and emerge as a strong supporting component of the tree. The part of tree where these changes take place is called a heartwood. हार्टवुड और सैपवुड. सबसे पहले तो हार्टवुड को हार्टवुड क्यों कहते हैं? जैसे हार्ट जो है वो बॉडी के सेंटर में मौजूद है, इसी तरह से ये जो हार्टवुड है वो भी सेंट्रल पार्ट में मौजूद है. इसकी लोकेशन की वजह से इसका नाम क्या है? हार्टवुड है. अब हार्टवुड होती क्या है? जो प्राइमरी जाइलम है, ऊपर सबसे पहले जब वैस्कुलर कैम्बियम में हमने पढ़ा था कि इनसाइड क्या होते हैं, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में प्राइमरी जाइलम होते हैं, आउटसाइड फ्लोएम होते हैं, फिर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं. तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है और न्यू टिश्यूज बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, तो उस वक्त प्लांट के अंदर जो है, वैसे भी नॉर्मली भी प्लांट के अंदर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स वगैरह नॉर्मली प्लांट प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारे मटेरियल जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? प्राइमरी जाइलम के अंदर. कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? प्राइमरी जाइलम के अंदर. क्योंकि प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं कि वो इन सबको इस तरह से एक्सक्रीट आउट करे. तो प्लांट क्या करता है कि जो टिश्यू डेड होने वाले होते हैं या जो एक्सपायर होने वाले होते हैं, उनके अंदर जाके अपनी जो ना डिपोजिशन, अपना मटेरियल डिपॉजिट करता रहता है. इसकी वजह से वो टिश्यू क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं. क्योंकि देखिए जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन का. अब अगर वाटर कंडक्ट करते हैं ना जाइलम, अब अगर जाइलम पूरा खुद फिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, पूरा फ्लूइड फिल्ड है, तो उसमें से कोई दूसरी चीज़ तो पास आउट नहीं हो सकती. तो इस वजह से हार्टवुड क्या हो जाती है? नॉन फंक्शनल हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है. लेकिन इसका काम क्या होता है? ये जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ये इतनी हार्ड हो जाती है कि ये प्लांट को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, और लेकिन नॉन फंक्शनल हो जाती है. अब आ जाती है सैपवुड. द आउटर पार्ट ऑफ द रिंग विच कंटेन यंग टिश्यू दैट रिमेन फंक्शनल इन ट्रांसपोर्ट कंस्टिट्यूट सैपवुड. सैपवुड में कौन आ जाएगा? सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा. जो न्यू जाइलम फॉर्म होते हैं, यंग, इन्होंने कहा ना कि यंग टिश्यूज जो न्यूली आउटर पार्ट में जाइलम फॉर्म होते रहेंगे, वो क्या होते हैं? बिल्कुल क्लीन होते हैं, उनकी पाइप बिल्कुल क्लीन होती है, उसमें कोई डिपोजिशन नहीं होती, कोई मटेरियल नहीं होता. तो वो कंडक्शन का काम करते हैं, वो प्लांट में वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, और ये फंक्शनल भी होते हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं? सैपवुड. Now the last part of this topic is significance of secondary tissue. Secondary growth means the need of more water, mineral and food conduction for growing plant. Growing plant, जब plant grow करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा water and minerals चाहिए होता है. तो सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में आपने देखा था सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, न्यू कंडक्टिंग टिश्यूज बनते हैं, जो कि प्लांट को ज़्यादा वाटर एंड ज़्यादा मिनरल सप्लाई करते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड द फर्म सपोर्ट टू इट बाय प्रोड्यूसिंग न्यू कंडक्टिंग एंड मैकेनिकल टिश्यू. ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे पीछे हमने पढ़ा था कॉर्ड कैम्बियम जो बनता है लास्ट में, वो. इसके अलावा जो है जाइलम जब नॉन फंक्शनल हो जाता है, इसमें मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है, तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. कैम्बियम फॉर्म कैलस ऑन एंड अराउंड द वुड. कैलस क्या होता है? कैलस को आप इस तरह से याद रखें कि जैसे ग्राफ्टिंग अगर कभी आप लोगों ने करी होगी, ग्राफ्टिंग क्या होती है कि आपने एक प्लांट का स्टेम कट करी और दूसरे प्लांट के स्टेम कट करी, ठीक है, उन दोनों को जब हम यूनाइट करके कंबाइन करते हैं, तो शुरू में तो हमें सपोर्ट देना पड़ता है लकड़ी से और रोप से हम उसको सपोर्ट देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोनों स्टेम खुद ब खुद यूनाइट हो जाती है, उसके दरमियान टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं जो इन दोनों को यूनाइट करते हैं. तो ये क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है. तो कैम्बियम जो एक कैलस भी फॉर्म करता है. अगर इसी तरह से प्लांट में कभी प्लांट डैमेज हो जाए या प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए किसी भी वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, तो क्या होगा कि कैलस फॉर्म हो जाएगा जो कि प्लांट को सील आउट कर देगा. द पेरेंट कैमेटस टिश्यू आर रैपिडली फॉर्म बिलो द डैमेज सर्फेस ऑफ स्टेम एंड रूट. कैम्बियम ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग टू यूनाइट द ग्राफ्ट विद द प्लांट. ठीक है, कैम्बियम कैलस की वही वाली बात इन्होंने बताई है जो मैं आपको ग्राफ्टिंग की बता चुकी हूँ. नाउ कम टू द एनुअल रिंग्स. What are annual rings? Plant of temperate region accumulate secondary xylem in the form of concentric layers every years are called as annual rings. जो टेम्परेट रीजन के प्लांट होते हैं, टेम्परेट रीजन के प्लांट कौन से होते हैं? चले बताइए. ये होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है. टेम्परेट रीजन के प्लांट्स कौन से होंगे? मीजोफाइट्स आएंगे, ठीक है, जहाँ पे वाटर भी अवेलेबल होता है. मॉडरेट रीजन होता है. ये क्या करते हैं? एक्यूमुलेट सेकेंड ये सेकेंडरी जाइलम जो है
नया जब भी इनके अंदर सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है ना, तो ये रिंग फॉर्म में उसको एक्यूमुलेट करते हैं। कंसेंट्रिक लेयर से आप इसकी एग्जांपल ले लें, अनियन की एग्जांपल ले लें। अनियन में किस तरह से लेयर्स, सर्कुलर लेयर्स अरेंज हुई हुई होती है ना, उसी तरह से ये जो है सेकेंडरी जाइलम इनकी वुड में अरेंज हुआ हुआ होता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? अ फेयरली एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ एन ओल्ड ट्री कैन बी मेड बाय काउंटिंग एनुअल रिंग। ये जो एनुअल रिंग्स फॉर्म होते हैं, हम जितना ओल्डर ट्री होगा ना, तो उसमें उतने ज़्यादा एनुअल रिंग्स होंगे, क्योंकि ग्रोथ उसकी उतनी ज़्यादा हुई होगी। एक ग्रोथ हुई तो एक सेकेंडरी जाइलम का रिंग बना, सेकेंड दोबारा ग्रोथ हुई तो फिर एक और रिंग बन जाएगा सेकेंडरी जाइलम का। ठीक है, जैसे जैसे न्यू न्यू ग्रोथ होती जाएगी वैसे से रिंग बनते जाएंगे। तो हम इससे एज एस्टिमेशन करते हैं बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग। पूरा एक रिंग हम काउंट करेंगे, वो एक हो जाएगा, टू हो जाएगा। इस तरह से हम प्लांट की ग्रोथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। नाउ जोन ऑफ एनुअल रिंग, ईच एनुअल रिंग कंटेन्स टू जोन, स्प्रिंग वुड और समर वुड, विंटर वुड और ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड इज द इनर जोन हैविंग लार्जर वेसल्स। देखिए स्प्रिंग वुड, अब ये इन्होंने एनुअल रिंग जो है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं। अगर हम एक रिंग निकाल के देखें ना, उसकी स्टडी करें, तो उस एक रिंग में दो रीजन होते हैं। एक आउटर या इनर वाला आउटर रीजन होता है और एक इनर रीजन होता है। ठीक है, आउटर रीजन जो होता है ना, वो विंटर वुड कहलाता है या ऑटम वुड कहलाता है, और जो इनर रीजन है वो क्या कहलाता है? स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड नाम से ही जाहिर है वो गर्मियों और बाहर के मौसम में जो है फॉर्म होगा। मतलब ये जो जाइलम फॉर्म हुआ है वो स्प्रिंग के और समर सीजन के दौरान फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्प्रिंग वुड है और कौन सी विंटर वुड है? जब हम उस रिंग की स्टडी करेंगे, जो स्प्रिंग वुड वाला पार्ट होगा, ये जो इनर वाला पार्ट होगा, उसके जो वेसल्स होंगे वो लार्जर होंगे। ठीक है, वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स जो है यही जाइलम की टाइप्स होती हैं वेसल्स। तो जो सेल्स का साइज होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा वाइड होंगे और ज़्यादा लार्ज होंगे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा वेसल्स भी लार्ज होंगे ताकि ज़्यादा वाटर जो है वो सप्लाई कर सकें। अब विंटर वुड कौन सा रीजन है? आउटर रीजन है, उसकी वेसल्स क्या होंगी? स्मॉल होंगी। ठीक है, अगर हम आउटर इनर रीजन ना भी याद रखें और अगर हम एक रिंग निकाल के स्टडी करना चाहें, तो हम वेसल्स के साइज से भी बता सकते हैं कि कौन सी स्प्रिंग वुड है और कौन सी विंटर वुड है। विंटर वुड जो कि विंटर सीजन के दौरान फॉर्म हुई है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स। Now the second part is movement in plants. So what is movement? Any action taken by the living organs to reduce its irritability by the stimulus. कोई भी एक्शन प्लांट जो ले रहा है या प्लांट जो हल्का सा मूव कर रहा है या अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट। क्यों प्लांट ऐसा करता है? स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, ड्यू टू अपनी इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए प्लांट क्या करता है? मूव होता है। मूव का मतलब ये नहीं कि प्लांट एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, नहीं। वो क्या करेगा? अपने पार्ट्स मूव कर सकता है, अपना साइड चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाए। Now, stimulus. It is a change in environment, either external or internal, which affect the living organism by developing irritation in their protoplasm. Stimulus क्या होता है? Any change, external हो या internal हो। ठीक है, प्लांट जो है जिसकी वजह से प्लांट अपनी मूवमेंट भी स्टिमुलस की वजह से ही करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ अगर, तो आपको कहीं से जो है बैड स्मेल आ रही है या फिर कहीं से बहुत लाउड वॉइस आ रही है। ठीक है, बहुत शोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, तो जो लाउडनेस थी या जो नॉइज थी, वो क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। आपने उस स्टिमुलस को कम करने के लिए, उसकी इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए उठ के अपनी पोजीशन क्या कर ली? चेंज कर ली। आप उठ के दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, तो यही प्लांट के साथ होता है। कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, लाइट हो सकती है, इंटरनल स्टिमुलस हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस में लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, मल्टीपल चीज़ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की ज्यादती को या फिर इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, इनके एडजस्टमेंट के लिए जो प्लांट मूवमेंट करेगा वो क्या कहलाता है? स्टिमुलस। एंड इसमें आपको मूवमेंट भी समझ आ गया होगा। Now, two main types of movement found in plant: autonomic और spontaneous, पैराटोनिक और induced movement। ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक पहले समझ लेते हैं। ऑटोनॉमिक क्या होती है? जो खुद ब खुद हो रही है। ठीक है, खुद ब खुद से मुराद जो किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। इसको आगे डिटेल में भी हम देखेंगे।
पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट, पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती है। ऑटोनॉमिक जो है अगेन डिवाइडेड होती है टू में, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट और टर्गर मूवमेंट। और पैराटोनिक भी डिवाइड होती है किसमें, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। मूवमेंट विच अकर ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलाई फैक्टर्स इनहेरेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी इटसेल्फ इज नोन एज ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वो मूवमेंट जो किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो रही है, प्लांट अपने आप को मूव करे ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, ऐसी मूवमेंट क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहलाती है। इंटरनल स्टिमुलस में क्या आ जाएगा, हार्मोन्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाती है टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट, दो हमने पढ़ी थी, ग्रोथ एंड कर्वेचर एंड टर्गर मूवमेंट। सबसे पहले हम ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट डिस्कस कर लेते हैं। Advantages change in the form of shape and in the form and shape of plants or plant organ to the differentiation in the ratio of the growth of different parts is called the growth and curvature movement. ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट से क्या मुराद है, ठीक है। अगर हम स्टेम है, ठीक है, उसका एक राइट साइड है और एक उसका लेफ्ट साइड है। अब एक तरफ से वो ग्रो कर रही है, एक तरफ से वो नहीं ग्रो कर रही, या एक तरफ से लेफ्ट साइड से ग्रो कर रही है, राइट साइड से ग्रो नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तरफ मूवमेंट क्या हो जाएगी, प्लांट की ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एक साइड जब ज़्यादा मूव करेगा तो प्लांट का झुकाव क्या हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो अनईक्वल ग्रोथ की वजह से, अनईक्वल ग्रोथ की वजह से प्लांट में कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। जो इरेक्ट प्लांट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड प्लांट की, स्टेम का राइट साइड भी, स्टेम का लेफ्ट साइड भी, दोनों इक्वली ग्रो करते हैं। लेकिन जब वो अनइक्वल ग्रो करेंगे तो प्लांट में कोई ना कोई कर्व आ जाएगा, या कोई किसी भी तरह का कर्व आ सकता है, वो डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। तो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की मजीद सब टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाती है न्यूटेशन। द ग्रोथ इन द एपेक्स ऑफ यंग स्टेम टेक्स प्लेस इन zigzag मैनर ड्यू टू देन alternate growth change due to an alternate change in growth rate on opposite side of the apex. This movement is called nutation. Movement of climber around the rope as found in railway creepers. देखिए nutation में इसने क्या बोला है, इसने कहा कि वही वाली बात जो है, जो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करके आई हूँ कि अनईक्वल ग्रोथ रेट है, ठीक है। राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ स्टेम का ग्रोथ रेट क्या है, अनईक्वल है, जिसकी वजह से वो जिगजैग मैनर में क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। कभी राइट पे ज़्यादा हो रही है, कभी लेफ्ट पे ज़्यादा हो रही है। ये डिपेंड करता है ग्रोथ रेट के ऊपर। इसमें एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी, क्लाइंबर्स की मूवमेंट दी अराउंड द रोप फाउंड इन रेलवे क्रीपर्स। जो क्लाइंबर्स क्या होती हैं, जो बेले वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा ये हमेशा वैसे भी किसी के सहारे पे ग्रो करती हैं। अगर आप कोई रोप लगा दें तो बेल क्या कहती है, उसके अराउंड लिपट जाती है। तो ये सीधी क्यों नहीं होती, ये लिपटी हुई क्यों होती है, ये सर्कल क्यों फॉर्म करती है, क्योंकि ग्रोथ रेट अनइक्वल होता है, ठीक है। अगर राइट साइड पे ग्रोथ रेट अनइक्वल है, राइट साइड का कम है, लेफ्ट का ज़्यादा है, तो वो उस साइड पे ग्रो कर जाएगी। Now next is nastic movement. Movement that occur due to the difference in the rate of growth on two opposite side of plant organ. इसलिए भी ये वही बात है कि दोनों साइड पे क्या हो रही है, अनइक्वल ग्रोथ हो रही है। ओपनिंग ऑफ पेटल्स एंड सेटनेटली कॉइल्ड लीव्स ऑफ फर्न, इसमें दो आ जाती है हमारे पास, एपिनास्टिक एंड हाइपोनास्टिक। व्हेन मूवमेंट अकर ड्यू टू द फास्टर ग्रोथ ऑन अपर साइड ऑफ द ऑर्गन एंड हाइपोनास्टिक व्हेन मूवमेंट अकर ड्यू टू द फास्टर ग्रोथ ऑन द लोअर साइड। लेकिन नास्टिक मूवमेंट में क्या है, ये जो है ना हमारे पास न्यूटेशन जो होती है ना, वो स्टेम में होती है, ठीक है। एपेक्स ऑफ द स्टेम की सारी कहानी जो थी वो न्यूटेशन की थी। नास्टिक जो होती है वो ऑर्गन्स में मौजूद होती है। ऑर्गन्स मतलब प्लांट का ऑर्गन्स क्या आ गए, ये समझे, लीव्स आ गए, पेटल्स आ गए फ्लावर्स के, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने कहा दो तरह की होती है, एपिनास्टिक और हाइपोनास्टिक। एपिनास्टिक और हाइपोनास्टिक में इन्होंने क्या बताया, आप इसकी इमेजिन करें जैसे कि एक लीव्स है, ठीक है, एक लीव्स है, एक उसकी अपर सरफेस है, एक उसकी लोअर सरफेस है, ठीक है। जब अपर पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट का, सॉरी लीव्स की जब अपर सरफेस ग्रो कर रही है, लीव्स की मैंने आपसे क्या कहा, दो सरफेस, एक ऊपर वाली सरफेस है, एक नीचे वाली सरफेस है। जब ऊपर वाली सरफेस लीव्स की ग्रो कर रही है तो ये क्या कहलाएगी, एपिनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। और जब लीव्स की नीचे वाली सरफेस ग्रो करेगी, जब नीचे वाला पार्ट ग्रो करेगा तो ये क्या कहलाएगी, हाइपोनास्टिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इन्होंने फंड्स की एग्जांपल दी है, फंड्स में भी क्या होता है
कि हाइपोनास्टिक होती है। हाइपोनास्टिक क्यों? क्योंकि नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ज़्यादा ग्रो करता है, तो लीव्स क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ कॉइल हो जाता है। इसकी आप डायग्राम भी देख सकते हैं, बुक में भी होंगी, और आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब आप फर्न्स की लीफ देखेंगे ना, तो उसमें ऊपर की जानिब लीफ ना पूरा मुड़ा हुआ होगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइपोनास्टी होती है। हाइपोनास्टी मतलब लोअर पार्ट ग्रो कर रहा है। जब नीचे वाले पार्ट की ग्रोथ होगी तो लीफ का जो कर्ल है वो ऊपर की जानिब बन जाएगा, और जब एपिनास्टिक हो रही होगी, जो मतलब जब ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा, तो लीफ जो है वो अंदर की जानिब मुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको फंड की एग्जांपल दे रही थी ना, कि अगर हम फंड्स की बात करें कि उसमें हाइपोनास्टी होता है। हाइपोनास्टी मतलब जैसे ये लीव्स का अपर पार्ट है, ये लीव्स का लोअर पार्ट है। जब लोअर पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो लीव्स ऊपर की तरफ कर्ल हो जाएगा। ठीक है, जब लोअर पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ग्रोथ की वजह से लीव्स ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा। ठीक है, ये अपवर्ड कर्ल फॉर्म करेगा। ये एग्जाम्पल हो गई हाइपोनास्टी की। इसी तरह से जब अपर पार्ट ऑफ लीफ की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है, जब अपर पार्ट ऑफ लीफ की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो डाउनवर्ड कर्ल फॉर्म करेगा, ऐसे लीव्स नीचे की जानिब मुड़ जाएगा। ये एग्जाम्पल किसकी हो गई? एपिनास्टिक की। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अपर पार्ट ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। अपर पार्ट ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से लीव्स डाउनवर्ड मूव हो गया, नीचे की जानिब कर्ल हो गया। ये हो गई एपिनास्टिक की एग्जाम्पल, और ये हो गई हमारे पास किसकी? हाइपोनास्टिक की एग्जाम्पल।